तो बताओ ना कैसे। एमिसिविटी डिपेंड करता है वो क्या क्या बताओ। यस, मतलब वो फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब कलर और टेम्परेचर वगैरह पे। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एमिसिविटी होता क्या है, फिर आर मैं बाय आर तुमको बी, रेडिएशन पावर ऑफ बॉडी टू रेडिएशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ऑफ कोर्स सी देखो, जो एमिसिविटी है वो ब्लैक बॉडी के लिए तो बात अलग है, ठीक है। और ऑफ कोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसका एमिसिविटी ब्लैक बॉडी से तो कम ही होगा, राइट। लाइक यस। ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप जितना दे दोगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पूरा एमिशन भी करेगा, अगर उसको थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहना है तो, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है तो। सो ऑफ कोर्स black body is the best absorber, so it will be best emitter also, बट बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होते, सो वो पूरा का पूरा एमिट नहीं करेंगे। तो आपका जो एमिशन है वो डिपेंड करता है कि बॉडी का कलर क्या है, बॉडी किस चीज से बनी है, या बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ऑफ कोर्स बॉडी का कलर, हमने कलर डिपेंडेंसी देखा है कि जो लाइट कलर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब भी कम करते हैं तो एमिट भी कम करेंगे। वहीं पे जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे ब्लैक कलर, ब्लैक इज अ डार्क कलर, तो वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा और एमिट भी ज्यादा करेगा। रही बात कंपोजिशन की, अगर तुमको याद हो हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए थे जो दोनों ओपैक थे, पर अगर आप एक को पॉलिश कर दो और एक को ब्लैक कलर कर दो, ब्लैक कलर का लेयर दे दो, तो उन दोनों का एमिट करने का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो होती ही है यस कि मैम। कैसा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है तो कम एमिशन होगा, क्योंकि पता है कि अगर टेम्परेचर कम है तो एमिशन कम करेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका एमिशन ज्यादा होगा। सो दैट इज द पार्ट। और लास्ट पार्ट ये बोलता है कि आपकी एमिसिविटी रफ सरफेस और पॉलिश सरफेस में, रफ सरफेस से ज्यादा एमिशन होता है, क्योंकि पॉलिश सरफेस जो होते हैं जैसे कि आपका सिल्वर पॉलिश्ड थर्मल प्लास, जो पॉलिश सरफेस होते हैं वो एब्जॉर्ब भी कम करते हैं, तो एमिट करने की तो बात ही नहीं उठती, कम ही एमिशन होगा उनका। सो आपका सरफेस कहता है, सरफेस कैसा है उसका उसका डिपेंडेंसी भी मैटर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सरफेस यू पीपल आर हैविंग। यस मैम, समझा। या मैम वो स्टीफन्स लॉ रेडिएंट पावर से डील करता है ना? हाँ, ये रेडिएट पावर नहीं, इंटेंसिटी। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, इंटेंसिटी इज एनर्जी हाँ पर यस यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आई एम यस कमिंग टू स्टीफन्स पावर, शुभम ने पूछा है ना, मैं वो क्लियर करूंगी। यस Okay, so listen to the points what I'm saying about Stephen's constant or Stephen's law. Stephen's law क्या बोलता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड है, that is जो इंटेंसिटी रेडिएटेड है, एक्चुअली एनर्जी बोलना गलत होगा, जो इंटेंसिटी रेडिएटेड है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब वो जो आर है ना, अगर वो आर, उस आर को यहाँ पे नाम अलग दिया है, यहाँ पे एमएससी पावर करके नाम दिया है उन्होंने आर को, ठीक है। एमएससी पावर भी इज इक्वल्स टू एक्चुअली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ही होता है हीट रेडिएटेड और एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ पे उन्होंने एमएससी पावर करके उसको नाम दिया है। अब वो जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, स्टीफेंस ने ये फाइंड आउट किया, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ये जो इंटेंसिटी होता है ये टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है। फिर वो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालकर उन्होंने इक्वल्स टू साइन डालकर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया विच वाज सिग्मा। सो योर इंटेंसिटी और यू कैन से एमएसी पावर, एक्चुअली आपका स्टीफन कांस्टेंट जो है वो इंटेंसिटी और टेम्परेचर को कनेक्ट करता है, मतलब एमएसी पावर इज एक्चुअली योर इंटेंसिटी। ये बार बार मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब ही एमएसी पावर है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बोल सकते हैं। सो स्टीफन कांस्टेंट रिलेट योर इंटेंसिटी विद द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू
sigma t raised to 4, where sigma is known as Stephen's constant. समझा? Yes. Yes. Yes, ma'am. So here, like this was for the black body, but when you talk about the what you can say, a normal body, so वहाँ पर he introduced one more thing which is called as E. So R is equals to sigma. Of E course, अभी square. E E sigma कैसे t raised to 4. या E sigma t raised to 4. अब ये E क्यों आया यहाँ पे? सी ऊपर हमने जो देखा R is equals to sigma into t raised to 4, ये ब्लैक बॉडी के लिए था, ठीक है? अगर आपको ब्लैक बॉडी के लिए से नॉर्मल बॉडी पे चाहिए तो आपका E का वैल्यू क्या है? E का वैल्यू है आपका R/RB, Yes. Right? Yes. Yes. R/RB. Yes. So अगर आप ऊपर के फॉर्मूले से ही R/RB में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, you'll find that you'll have a E there, right? Try to substitute and get the value for what I can say, black body के अलावा normal body के ले जाओ, E equals to R/RB. सब्स्टिट्यूट करो वो E और देखो ब्लैक बॉडी का आंसर आ रहा है क्या? जो Yes, पहला ma'am. इक्वेशन बनाया वो R is equals to sigma into t raised to 4 था, और नॉर्मल बॉडी के लिए मैंने कहा R is equals to sigma into E t raised to 4 है. E की Ma'am, जगह वो पे ऊपर R वाला by R. इक्वेशन ऐसा आएगा ना, RB equals to sigma into t raised to 4, ऐसा है. एग्जैक्टली ऊपर वाला RB equals to sigma into t raised to 4 आएगा, बट वहां पे RB करके नहीं दिया है, उन्होंने सीधा R ही दिया है. मतलब दिस आर नोटेशंस, ओके, दिस थिंग्स आर नोटेशंस. आपको ये बात समझनी है कि वहां पे वो R बोल रहा है ब्लैक बॉडी का एमिशन, जब उसने नोटेशन चेंज कर दिया इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है. शुभम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. So there, for a normal body, you get the radiations, you get the intensity as sigma into E into t raised to 4. Now they are giving the condition that your object is having a temperature T and your surrounding is having a temperature T naught, and your object is hotter than surrounding. Sorry, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम होता तो जितना रिलीज करता उतना एब्जॉर्ब करता, तो आपको कोई टेम्परेचर चेंज नहीं दिखता, बट ऐसा नहीं हो रहा है. थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट हॉट है, सो ऑफ कोर्स वो कुछ अमाउंट एमिट करेगा अपने टेम्परेचर के हिसाब से और कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से. तो आपको दोनों एमिशन कितना कर रहा है और एब्जॉर्प्शन कितना कर रहा है, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉस कितना हो रहा है. दिस इज व्हाट इज गिवन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू हीट रेडिएशन. मैम वो लास्ट वाला फॉर्मूला में वो हीट रेडिएट कर रहा है, बट ऐसा भी किया, मतलब जो ब्लैक बॉडी को हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे एनर्जी कितना बढ़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं इसको. हाँ बोल सकते हो. एंड द लास्ट वन वाज, और क्या प्रॉब्लम था, किसी को कुछ प्रॉब्लम था ना? हाँ, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन में प्रॉब्लम था किसी को. सी एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन सिर्फ इतना बोलता है कि हर टेम्परेचर पे देयर इज कंटिन्यूअसली एमिशन, देयर इज कंटिन्यूअसली रेडिएशन टेकिंग प्लेस. वेदर इफ इट इज 0 केल्विन, वहां पर भी एमिशन और रेडिएशन दोनों होता है, मतलब एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है. सो सॉरी, ओके, सो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है, यही आपका एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन का कंसेप्ट बोलता है. लाइक अगर ऑब्जेक्ट हॉट है तो एमिशन ज्यादा करेगा, ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो एमिशन कम करेगा,
बट ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम पे है तो जितना वो एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेगा. दैट डिपेंड्स. ऑफ कोर्स डार्क कलर्स है तो डार्क कलर्स एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं. यही सारी डिपेंडेंसी हीट एमिशन में, हीट रेडिएशन में उन्होंने बताई है, नथिंग एल्स. एट 300 केल्विन कोई भी चीज एमिट या रेडिएट करती है, मतलब आपके आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं वो सब रेडिएट या एमिट करती हैं, बट हम देख नहीं सकते क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत हाई होता है, मतलब वी कैन नॉट फाइंड इट आउट. हमारी आंखों के लिए वो विजिबल नहीं है. वहीं पे लाइक अगर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप आ जाते हो तो आप विजिबल रेंज में आ जाते हो एंड बॉडी स्टार्ट्स अपीयरिंग रेड इन कलर. पहले सबसे पहले बॉडी रेड कलर की होती है बिकॉज वही पहला ऐसा बड़ा वेवलेंथ है जो हम देख सकते हैं. उसके बाद फिर धीरे धीरे वेवलेंथ कम होते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है एंड 3000 डिग्री सेल्सियस पे सारी चीजें व्हाइट कलर की हो जाती है बिकॉज बहुत सारे कलर्स एक साथ कंबाइन होकर रिलीज होते हैं. सो इसीलिए टंगस्टन हो गया या लैम्प ब्लैक हो गया, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस पे तो ये व्हाइट कलर का लाइट एमिशन करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाट इज द emission of heat radiation explains you. Anything else? मैम बोलो. लैम्डा मैक्स क्या होता है? लैम्डा मैक्स वो लैम्डा है जिसके लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब सॉरी एनर्जी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाती है. ऐसा लैम्डा है, उस लैम्डा के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, बाकी सब लैम्डास के लिए उसकी वैल्यू कम होगी. लैम्डा वो लैम्डा है जिससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी. जैसे कि मैंने बताया था कि एक हॉट ऑब्जेक्ट को मतलब आप जब हीट करते हो तो वो बहुत सारे वेवलेंथ रिलीज करता है, पर जिस वेवलेंथ की एनर्जी वो सबसे ज्यादा रिलीज करता है वो हमारा लैम्डा मैक्स होता है. ठीक है, लेट्स मूव. मैंने आज शायद कहा था मैं नोट्स चेक करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. करके आए हो आप लोग? Yes. 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 और मैंने ये भी कहा था कि मैं ओरल लेने वाली हूँ, बट लेट इट बी. ओरल में आप लोगों का सीधा सेशन में ही लूंगी, प्रैक्टिकल सेशन में. सो लेट्स गो अहेड विद द सम्स. टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर योर केटीजी. स्पेक्ट्रम में किसी को कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? खुशी तो है यहाँ पे? Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है? नहीं. ठीक है, चलेगा. जो जो लोगों को स्पेक्ट्रम में डाउट था वो क्लियर हुआ? किसी को स्पेक्ट्रम में डाउट है तो पूछ लो. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट सम. I don't have textbook with me, so someone can read a sum for me.
Let's go ahead with the first sum. Students, can you just repeat questions? Yes, miss. Calculate Calculate the ratio of mean square speed of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. Okay, so they are saying calculate the ratio of mean square speed of molecule of a gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. So Yes. उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दो टेम्परेचर्स दिए हैं. T is equals to 30 Kelvin and T is equals to 120 Kelvin. ये दो टेम्परेचर्स हैं उनके, और दो टेम्परेचर्स पे वो स्पीड को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं. दे वांट टू कंपेयर द स्पीड. और अगर आपको याद हो कि V of RMS जो होता है, V of RMS is actually your Root of 3 3RT by M naught. 3RT upon M naught. is equals to, अगर मैं n number of moles नहीं बोलती हूँ, so it is 3nRT upon M0. nm. ऐसा चल सकती हूँ मैं. Yes. 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 So VRMS is directly proportional to under root of T. Yes. Correct. Yes. So V1 is for T1 and V2 is for T2. So V1 is directly proportional to under root of T1 and V2 is directly proportional to under root of T2. T2. Right? Yes. This is given. This is formula. Okay. It's 1 by 4 आएगा. 1:4. Yes. So solution देखो. Even you have to write 2 find. मैंने नहीं लिखा है, but you have to find. So solution is V1 by V2 equals to under root of T1 by T2. So Square root इधर शिफ्ट हो जाएगा. Square हो जाएगा V1 इधर. by V2 equals to, let's go ahead for under root 30 by 120. So it is V1 by V2 equals to under root of 1 by 4. Yes. That is equals to V1 by V2 is equals to 1 by 2. Yes. ये चैप्टर के सम्स आर क्वाइट इजी. मैं इसने मीन स्क्वायर स्पीड पूछा ना, तो स्क्वायर आ जाएगा. V1 square by V2 square. N square by V2 square. नो नो नो, रूट मीन स्क्वायर बोला है ना उसने. मीन स्क्वायर बोला है that Square. it Mean means square. root mean square only. मैं जो आंसर है 1 by 4. 1 by 4 दिया है. Yes, ma'am. Yes. Go for root, then go for root mean. Then go for mean square. So it becomes 1 by 4. So the answer is 1 by 4. Yes. ठीक है. Yes, Yes. ma'am. रेट इट अवे लिख के ले लो बच्चों. दिस इज सम नंबर 1. सम समझा सबको? इज एवरीवन क्लियर विद द Yes. सम? Yes, ma'am. Yes. दो टेम्परेचर्स दिए हैं, दोनों टेम्परेचर्स पे रूट मीन, सॉरी दोनों टेम्परेचर्स पे मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए बोला है. और हमको पीछे से पता है कि मीन स्क्वायर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टी को. टोटल कितने क्वेश्चंस है बुक में? आई थिंक 25 क्वेश्चंस है, राइट? Yes. 13 numericals. Yes. 13 numericals. 13 न्यूमेरिकल्स है. 30. Yes. 15 numerical है. 30 और 13. 1-3. ओके. वो 13 न्यूमेरिकल्स में से कोई भी 8 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी. आप लोग, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, आप लोग देखो आप लोग कौन सा चाहिए, कौन से इजी है, एंड टेल मी आई विल गो अहेड विद दैट. Miss 15 numerical. 50 बेटा, ये तो 13 हो गया तो 1550. ठीक है, जो भी है. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद द सेकंड न्यूमेरिकल. आई विल ट्राई टू कंपेयर
most of them. I'll try to explain most of them. Go ahead for the second one. Actually, I don't have textbook with me. That is the reason I'm telling you to give me the questions. Two vessels, A and B, are filled with same gas where volume, temperature, and pressure in vessel A is twice the volume, temperature, pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. Okay. So what they are saying, see, this question is quite easy. इसमें कुछ भी नहीं करना है. PV is equals to nRT का फॉर्मूला पूरी तरीके से यूज करना है आपको. Okay. So this question is quite easy, but still, let's go ahead. They are saying VA is 2 times of VB. दो vessels है आपके पास. Given में आपके दिया है VA is 2 times of VB, PA is 2 times of PB, and TA is 2 times of TB. ये given condition है आपका. This is given condition. Okay. See, sum आपको कैसे लिखना है वो भी बता देती हूँ. First you have to write given, you have to write to find, you have to write to formula. So let's go ahead in that sequence only. So question number 2, given is VA is 2 times of VB, PA is 2 times of PB, and TA is 2 times of TB. ये given है. अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख के लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. टू फाइंड, हमको वो बोल रहा है कि Na और Nb निकाल के दो. फाइंड आउट Na एंड Nb. मतलब आपको Na और Nb का रेशियो निकालना है एक्चुअली. You have to calculate the ratio of Na and Nb. Now what? Formula is, हमको पता है कि PV is equals to nRT होता है. So n का मतलब हमको पता है, it is n by N by Na. अब यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख रही थी, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ए, एवोगैड्रो नंबर को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, RT. सो PV इंटू Na इज इक्वल्स टू n इंटू RT. अब अगर A मॉलिक्यूल के लिए है तो ये Na हो जाएगा. सो दिस विल बिकम PAVANA इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल A R इंटू T इंटू कैपिटल A. समझ में आया ये क्या हुआ? Yes. Yes, ma'am. और ऐसे PB करते हो आप ऐसा मुंह, ऐसे क्या हुआ? करते हो आप मुंह, बीमार होते ना वाले. ये इसको कुछ समझा रहे, दिमाग मत खराब कर. जहाँ जल्दी इधर बीमार है, इधर में खाना बनाने को बोल रहा है. So next देखो, बाद में बोले ये तेरा पप्पा है ना, ऐसा आदमी है ना, 2 दिन से बीमार पड़ी, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है. वो भी आ रहे बस से देख के चले. राइट इट अवे. देखो PBVB ये Na ही रहेगा बिकॉज इट इज एवोगैड्रो नंबर. NBRTB. ये क्लियर हुआ? Yes, Yes. yes. ये फॉर्मूला हो गया. अभी सोल्यूशन सिंपली क्या करने वाले हो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, Divide. Yes. करो और फाइंड आउट करके दो मुझे वैल्यू. It's 2:1 2 आएगा. is to 1 आएगा. 2:1. 2:1. सो Na by NB is 2:1. चलो लिख के ले लो फटाफट. हो गया मिस. हो गया? सबका हो गया? No, ma'am. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट सम क्या है? A gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and the speeds are doubled, then find the resultant pressure. Okay.
हो जाए तो बताओ बच्चों, देन आई विल गो अहेड विद द थर्ड सम। जो सिमिलर टाइप ऑफ सम होंगे वो मैं नहीं करवाऊंगी, कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट जो सम है वो VRMS से रिलेटेड है, राइट? ये तो आइडियल प्रेशर ऑन वॉल पर रिलेटेड है। PV is equals to 1/3 nm per square. ठीक है, यस हो गया लिख के सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट इट फास्ट है, बिकॉज जितने भी सम्स होंगे मैं उतने ही करवाऊंगी। ऑल सम्स आर सिमिलर, आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है और वैल्यूज निकालनी है। सो द सम व्हिच आई विल फाइंड डिफरेंट, आई विल गो अहेड विद दो सम्स पर्टिकुलरली। अदरवाइज जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो सम्स फॉर्मूला बेस्ड है, उनके साथ उनको मैं डायरेक्टली आपको होमवर्क दे दूंगी। सो लेट्स कंप्लीट मोर एंड मोर सम। अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी लिखो, ठीक है? व्हाट दे आर सेइंग कि मास ऑफ द न्यू गैस इज 1/3 ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल गैस, ठीक है? Yes. ये गिवन है। प्रेशर वो बोल रहा है कि जो प्रेशर है वही प्रेशर है, एंड प्रेशर इज P, लेट्स से, एंड जो वॉल्यूम ऑफ द न्यू गैस है वो 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल गैस, ठीक है? इज इट ओके? Yes. Yes. ओके। मैम Now- स्पीड डबल किया है। Speed double किया. स्पीड डबल किया है, यस स्पीड डबल Yes. ठीक है? सो तो स्पीड एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है क्या? कांस्टेंट है। यस वॉल्यूम Yes. So this is speed. This is speed. Speed is 2 times of V naught and volume same रखा है, ठीक है? So we know, यहाँ पे लिख लो, volume is constant. Otherwise it will create a confusion. So हमको formula पता है. What we need to find? We need to find the original pressure. अगर new वाला pressure P है तो original pressure कितना होगा वो पूछ रहा है वो. So to find is P naught. P naught आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला इज, आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला है वही आपको यूज करना है। 1/3 P is equals to 1/3 NMV by square by V. पर अपॉन V V. Upon V. ये आपको Yes. फाइंड करना है। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ P is directly proportional to mv square divided. of course, so P is directly proportional to, but this is m into n, correct? This is m into Yes. n, Yes, yes. और हमको Yes. पता है कि this m into n is somewhere related to the total mass of the object, और total mass of the object में भी changes हो रहा है। Yes. You're experiencing the Yes. change in total mass. बोलो। बोलो, I'm listening. Okay. So यहाँ तक पहले लिख के ले लो, फिर मैं आगे लेके जाती हूँ सम को। सम क्लियर हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ये जो मास है वो 1/3 है, ये जो मास है वो 1/3 है m नॉट का। प्रेशर उन्होंने बोला न्यू प्रेशर जो है वो P है, कांस्टेंट नहीं है, इट इज सम वैल्यू P। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो स्पीड है न्यू वाले का वो 2 टाइम्स ऑफ स्पीड है ओरिजिनल वाले का। वॉल्यूम उन्होंने कांस्टेंट रखा है, हमको नए ओरिजिनल वाले का प्रेशर निकालना है। Yes. सॉरी। सो P is equals to 1/3 mn V bar square upon V, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। Yes, miss. ये यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा ना n. हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, मासेस में डिफरेंस किया उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं, इसीलिए हम ये दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड m नॉट लिखेंगे। Yes. We'll go for the combination, क्योंकि वो एक एक मॉलिक्यूल के मास के बारे में कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे, उन्होंने टोटल मास के बारे में डिस्कशन किया है। सो m into n, m is a mass of single molecule and n is number of molecules. So एक का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर will give me total number of का मास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes, ma'am. Yes. मतलब एक का मास अगर 2 kg है और तुम्हारे पास ऐसे 10 मॉलिक्यूल है तो पूरा ऑब्जेक्ट का मास
2 into 20 kg हो जाएगा। 20 kg. Yes. Yes. सबको समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, ma'am. Yes. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा ये क्या बोला मैंने? ये एक मॉलिक्यूल का मास है और आपके पास n मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास हो जाएगा m into n, और इस m into n को मैं टोटल मास से रिप्लेस करने वाली हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एन तो आगे Yes. कैंसिल वाला है ना, तो फिर इनको कैंसिल भी कर सकते हैं ना? किसको? एन N को. मॉलिक्यूल्स तो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अगर सेम उन्होंने बोला होता कि मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट तो मैं ये समझ लेती कि एक एक ऑब्जेक्ट के मास के साथ डिफरेंस कर रहे हैं, पर वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। वो दे आर सेइंग द होल पर्टिकुलर गैस is having a mass 1/3 of the original one, right? है या नहीं? Yes, ma'am. Yes. That's why I am going for m into n multiplied by m naught. एक एक मॉलिक्यूल का साइज चेंज किया है या फिर पूरे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज किया मैटर करता है। सो वहां पर वो बोल रहा है कि पूरा गैस ही 1/3 है ओरिजिनल वाले का, राइट? Yes. So that is the reason I am going with m into n. I am replacing with m naught, which is the total mass of the object. कुछ समझ में आ रहा है या 4-5 लोगों को ही समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहा. समझा ना? समझा। ये लिख लिया सबने? आगे जाओ। Yes. 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 ठीक है। So your pressure is equals to 1/3 of m n v bar square by capital V. अब ये m into n, m एक मॉलिक्यूल का मास m है और तुम्हारे पास n मॉलिक्यूल है, तो टोटल मास आपका कैपिटल M हो जाएगा। Capital 1/3 ऑफ Yes. कैपिटल M v bar square by V। V. अब वो बोल रहा है सोल्यूशन में देखो, न्यू वाला जो गैस होगा वो 1/3 ऑफ m इंटू वी एन बार, न्यू वाले गैस का मॉलिक्यूल, न्यू वाले गैस का मास, न्यू वाले गैस का स्पीड और न्यू वाले गैस का वॉल्यूम। बट हमको पता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए सेम होगा। Yes. Yes. वैसे ही प्रेशर ऑफ द ओरिजिनल गैस वाज 1/3 ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल गैस V bar of original gas and capital V। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आपको P नॉट निकालना है। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से 1. डिवाइड करो। Yes. तो तो P नॉट बाय Pn इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, V can ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? m naught by mn. m V नॉट naught by v the bar whole नॉट square. स्क्वायर अपॉन ma'am. mn MN V bar and vn bar square. स्क्वायर, Yes. करेक्ट? Yes. 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 सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आपको पता है कि mn 1/3 ऑफ m नॉट है, 1/3. vn बार जो है वो 2v0 टाइम्स ऑफ V p naught. नॉट है, We not. तो 2 4 हो टाइम्स ऑफ जाएगा p वो. नॉट का स्क्वायर हो जाएगा वो, 4 हो जाएगा. Yes. तो 4 टाइम्स ऑफ v नॉट हो जाएगा। pn आपका p है, फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। 4/3 P. 4/3. ठीक है, करके ले लो फटाफट, कुछ डाउट है तो पूछ भी लो, जल्दी करो, डू इट फास्ट। सम्स आर वेरी इजी स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है सम्स में, मतलब ओवरऑल सम में कुछ है ही नहीं। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ मिस आउट हुआ तो मैं उसको लीव आउट करूंगी, क्योंकि सम पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसा कोई भी सम नहीं है जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है या जो कंसेप्ट मैंने नहीं सिखाया है। और ये सबको एक साथ ले जाने का एक ही रीजन था कि यहाँ पर सारे सम्स कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेट करते हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए आई एम गोइंग अहेड विद द सम इन द लास्ट। हो जाए तो बताना, इसका आंसर बताना। इसका आंसर इज P नॉट इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ P। 4/3 PN. आपको अगर ऑल सम्स करना है तो मैं एक काम
कर सकती हूँ। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं कुछ और सम्स दे दूंगी। आई फाइंड आउट एंड आई गिव यू। मींस यहाँ पर Pn आया ना, Pn is equals to 4P0, 4/3. हाँ, Pn इज इक्वल्स टू मैम PNP दिया है। पी नॉट फाइंड करने बोला है या Pn फाइंड करने बोला है? Pn फाइंड करने बोला है। PN. ओके PN ओके, यस। आई वाज नॉट नोइंग अबाउट इट। मैंने बोला ना मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। सो यहाँ पे पी नॉट वैल्यू P दिया है और आपको टू फाइंड में Pn बोल रहा है करने के लिए। Yes. सो Pn इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ P बिकॉज P नॉट हमारा P है। कर लिया सबने सॉल्व? Yes. यस ठीक है, गो अहेड विद द नेक्स्ट सम। सम नंबर 4। Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide molecule at STP. So VRMS of oxygen is √2 times of VRMS of sulfur dioxide. अभी प्रूव करना है उन्होंने और कोई कंडीशन नहीं दिया है। They have not given any condition. STP मतलब yes, at STP कंडीशन बोल रहा है, मतलब प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, यस बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अलग अलग है। यहाँ पर O2 है और यहाँ पर SO2 है, तो मास दोनों के अलग अलग होगा, अलग अलग होंगे। रहेगा। यस मतलब Yes. इसका ऑक्सीजन का VRMS अलग होगा और सल्फर डाइऑक्साइड का VRMS अलग होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मास और सल्फर डाइऑक्साइड का मास अलग अलग है। और हमको पता है कि VRMS जो होता है दैट इज इक्वल्स टू √3PV अपॉन N इंटू M। और अभी मैंने बताया था N इंटू M एक्चुअली आपका टोटल मास होता है, क्योंकि M0 एक मॉलिक्यूल का मास M होता है। तो N, अगर आपके पास टोटल N मॉलिक्यूल्स है तो N इंटू M विल गिव यू द टोटल मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना। सो VRMS इज इक्वल्स टू √3PV और इसको मैं M0 से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए जो M0 है उसकी वैल्यू होती है 32 ग्राम्स और SO2 का 64. 64 और SO2 का होता है सल्फर प्लस ऑक्सीजन। Sulfur plus oxygen will give you mass of, this is mass of O2 and this is mass of SO2. It is 64 grams. 64 grams. मैम ये 64 कैसे आया? सल्फर और ऑक्सीजन का ऐड करके निकाला है। सो हमको पता है कि VRMS is inversely proportional, सोल्यूशन में जाते हैं। VRMS is inversely proportional to √M0. So इतना पहले लिख के ले लो, फिर आगे जाते हैं। हो गया मिस? बाकी मैम लोगों ने भी ऊपर लिख लो लिया? ना, ऊपर लो ना थोड़ा। अगर किसी ने सम्स देखने की भी कोशिश की होगी ना, सम्स आर वेरी इजी, सम्स में कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। बट इतने अच्छे भी आप लोग हो नहीं कि सब लोग करके आए। जो करके आए हैं वो करके आए होंगे और उनके लिए सम्स आई थिंक बहुत आज तक का फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट सम्स में से एक है ये, जहां तक मेरा फील है। आपको सारे सम्स 5 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना है नेक्स्ट टाइम। मैं प्रैक्टिस सेशन में 5 का 5 टाइम सम प्रैक्टिस किया हुआ चेक करने वाली हूँ। कीप इट इन माइंड। मुझे सारे के सारे सम्स 5 टाइम्स करके चाहिए। आज जितना क्लास में होता है वो मैं करवाऊंगी, बाकी के जो बच्चे हुए हैं वो आप घर पे करोगे। आई एम फाइंडिंग आउट कि कोई ऐसा सम है क्या जो आप लोग नहीं कर सकते, वो सब मैं खुद डिस्कस करूंगी। मिस 18th वाला भी बता। 18th Yes, ma'am, 18th वाला। हाँ 18th वाला हम करेंगे। 18th one I'll do. मूल में निकालना। I think it is somewhat related to kinetic energy per molecule and per mole type. Yes. जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, ये हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes. ये कंपेयर करके दो, ठीक है। I'll do it for you. So
VRMS of oxygen is inversely proportional to under root of mass of oxygen, and VRMS of sulfur dioxide, it is sulfur oxide or sulfur dioxide? Sulfur dioxide. sulfur dioxide. Sulfur It's dioxide. inversely proportional to mass of sulfur dioxide. अब this is 2, this is 1, दोनों का रेशियो ले लो, 2/1 कर रही हूं मैं. So VRMS of sulfur dioxide upon VRMS of oxygen equals to, अब ये 1/1 में है तो ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा और नीचे सल्फर डाइऑक्साइड चला जाएगा. Yes. इनके मासेस डाल दो. VRMS of oxygen of sulfur dioxide and VRMS of oxygen, अभी mass of oxygen हमने देखा it was 32 32/62. and mass of sulfur dioxide was 64. 64. 1/2. 64. So this becomes 1/2. One by two. √2 आएगा मिस। Root 1/2. Root 1/2. 1/2 बोला इसलिए मैंने 1/2 बोला. ठीक है, 1/√2. So अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you'll find that VRMS of O2 is actually your 2 of 2 of VRMS of some kind sulfur of dioxide. VRMS of, SO2 SO2. समझा क्या किया है? Yes. Yes. मिस बोलो. मिस फर्स्ट सम जो था उसमें VRMS लेते टाइम हम लोग ने स्क्वायर किया था. रूट मीन स्क्वायर. इसमें स्क्वायर नहीं कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे हम रूट मीन स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ मीन स्क्वायर को कंपेयर कर रहे थे, इसलिए वहां पे रूट नहीं बोला था उसने करने. यस में आगे बढ़ू. Yes, ma'am. यस. Yes. सबने लिख लिया है? किसी को ये सब में कोई प्रॉब्लम है? ये ऐसे टाइप के सम बहुत आते हैं एग्जाम में. इसका नेक्स्ट सम जो है, इसके बाद वाला सम, दैट आई एम नॉट गोइंग, दैट इज वेरी इजी. आपको वॉल्यूम दिया है शायद, जहां तक सम मेरे पास है. वॉल्यूम इज 5 लीटर. आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. आपको प्रेशर दिया है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट है? यही Yes. क्वेश्चन है. 5 लीटर से आपको पहले वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पड़ेगा. 5 लीटर से वॉल्यूम के मीटर क्यूब के फॉर्म में जाना होगा आपको. सो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब. मिस वो नहीं है क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन है वो. 17 question है. क्वेश्चन जम्बल्ड है. व्हाट इज, ओके ठीक है. टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Calculate the average molecular kinetic energy per kilomole per kg per molecule of oxygen at 127 degree Celsius. ओके, और जो मैंने बोला वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 17. 17. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 17 दिस होमवर्क फॉर यू. आप वो खुद से करोगे. दैट इज वेरी इजी. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेशर दिया है, वॉल्यूम आपको लीटर्स में दिया है, आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV करके सॉल्व करना है. समझे? व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 17 इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, यस. ma'am. इज इक्वल्स टू 3/2 PV. आपको P दिया है, आपको V दिया है, पर V आपको लीटर्स में दिया है. V उन्होंने बोला है इट इज 5 लीटर एंड 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब. सो 5 into 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया. आपको जस्ट P की जगह पे P की वैल्यू डालनी है. P उन्होंने दिया है 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपको P दिया है उन्होंने, आपने V निकाल लिया लीटर क्यूब से मीटर क्यूब में, लीटर से मीटर क्यूब में. आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. समझा ये सम सबको?
Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द प्रीवियस वन सम जो ये लोग रीड कर रहे थे। ये किसी ने लिख के लिया है? चाहिए किसी को लिखना है ये? यस मैम, लिख दिया। स्पेस छोड़ दो, सॉल्व करके दे लेना। आई एम गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट सम। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको स्टीफन का एक सम सिखाऊंगी और वेन्स डिस्प्लेसमेंट का एक सम सिखाऊंगी। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको स्टीफन का एक सम सिखाऊंगी और वेन्स डिस्प्लेसमेंट का एक सम सिखाऊंगी। उसके बाद टाइम परमिट हुआ तो जो सम आप लोग बोलोगे आई विल गो अहेड विद दोस। डन मैम। Done. Let's go ahead with the next sum. Question number. Which question number it is? 16. 18th 16. 15। 15 or 16? मीन्स 18th नंबर 18th है वो। नंबर। ठीक है। क्या है? कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही है। Yes, ma'am. पर Yes. किलोमोल पर ठीक है। केजी पर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वो बोल रहा है कि आपको एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की। कंडीशंस ये दिया है। पहला कंडीशन कि आपको काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल में फाइंड करना है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि आपको काइनेटिक एनर्जी पर केजी में फाइंड करना है। और थर्ड बोल रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फाइंड करना है। 1 किलो मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, पर किलो मोल कितना है, पर केजी कितना है और पर मॉलिक्यूल कितना है। ये 3 क्वेश्चन है आपको फाइंड करने के लिए। ठीक है, इज इट ओके? यस यस। Yes. So, what are the things they have given? ये आपका टू फाइंड है। Let's go ahead in a systematic manner. ठीक है, यो। So it was question number 18th, right? Given में वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? They are talking about oxygen, I think so. So molecular mass of oxygen or weight of oxygen, you can say it is 32. 32. Temperature they are talking about is 127 degrees Celsius. Convert it into Kelvin. कैसे करोगे? प्लस 273. Plus 273. 0.15 जाने की जरूरत नहीं है. It becomes 400 Kelvin, right? 400 केल्विन। And उन्होंने एवोगैड्रो नंबर दिया है 6.022 into 10⁻23 molecules. ये उनका गिवन कंडीशन है। आर की वैल्यू भी दी है उन्होंने 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये गिवन कंडीशन हो गया। टू फाइंड बोल रहे हैं करने के लिए। क्या टू फाइंड करने बोल रहे हैं वो? दे आर सेइंग फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, एंड द थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फॉर्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हमने पीछे देखा था रिलेट करते हुए, अगर आपको याद हो। E So, by N equals to 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 KBT 3/2 KBT। KBT ये फॉर्मूला yes हमने देखा है। यस Yes. ठीक है। सो किलो में 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे? किलो अगर किलो मोल ढूंढना है हाँ, I'm coming to that. Wait. So let's go ahead with the solution. सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। ठीक है। So first we will try to find out kinetic energy per mole. पहले पर मोल कर लेते हैं, किलो मोल अपने आप हो जाएगा। So काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब पर मोल के लिए अगर आप ये केबी देखो, आपको इस केबी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। केबी को आरटी के फॉर्म में कन्वर्ट करो।
So it will be R by Na. 3 by R 2 by N. correct. Yes. Yes, This is the formula for only kinetic energy. अभी मुझे इसको पर मोल में कन्वर्ट करना है. What do you think? कैसे जाएगा मैम पर E मोल में by ये? N रहता है, तो नीचे वाले N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उसको N into Na को Na लिखने का, Na इधर गया तो एनर्जी पर मोल आएगा. So here this is actually your, जैसे कि अभी तेजस ने बोला, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, this is actually your E by N. Yes. 3 by 2 R by Na into T. करेक्ट. ये Yes. आपका, अब ये Na को इधर भेज देती हूँ मैं. So E by N into Na is equals to 3 by 2 RT. अभी मुझे पता है कि N मेरा क्या होता है, N is my Na by N. So N by यहाँ Na. पर N by Na. N by N. sorry N by Na. N is N by Na. So but यहाँ पर दिया गया है Na by N, तो N नीचे आ जाएगा. So Yes. E by by N N, is yes. equals to 3 by 2 of RT. और हमको यही तो चाहिए, एनर्जी पर मोल. एनर्जी पर मोल हो गया ये. Yes, समझ yes, रहे हो what I'm saying? Yes, Yes. ma'am. Clear हुआ? Yes. yes. But अब यहाँ से आपका एनर्जी पर मोल का आंसर आ जाएगा. दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल. सो इट इज 3 by 2 RT. आप इसको जब सॉल्व करोगे, so you'll simply get 4986. ये आपका पर मोल का आंसर है 4986. बट आपको पर मोल नहीं चाहिए, आपको पर किलो मोल चाहिए. Into So 10 raised to 4986 में Into 10 raised to 3. yes. into 10 raised to 3 और into 10 raised to minus 3 इंक्लूड कर दो. Yes, yes. Yes, ये 10 ma'am. raised to 3 चीज दो. So kinetic energy 10 raised to 3 mole equals to 4986 into 10 raised to minus 3 Minus 3. जूल पर किलो मोल. नहीं, और 10 raised to minus 3 नीचे जाएगा ना, फिर ऊपर 10 raised to 3 बचता है. बेटा क्यों 10 raised to minus 3 क्यों नीचे जाएगा? 10 raised to minus 3 क्यों नीचे जाएगा? मुझे नीचे किलो चाहिए ना. 10 raised to minus 3 नीचे जाएगा तो 10 raised to minus 3 किलो थोड़ी होता है, 10 raised to 3 किलो होता है ना. Yes. Yes, ma'am. Yes. ये सब मैं वापस समझाती हूँ, एक बार रुक जाओ. So here you got kinetic energy 10 raised to 3 was K mole equals to, अभी ये 10 raised to minus 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो you'll get 4.986 जूल पर किलो मोल. So let's try to find out कैसे किया. वापस देखो जरा इसको. Yes, yes, समझा. बाकी लोग सबको समझ में आया क्या किया? Yes, या आप ma'am. समझाओगे एक बार? मैम एक बार Yes, ma'am. समझाओ। समझा. ठीक है. देखो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल फाइंड आउट करने बोल रहा है वो. हमको पता है काइनेटिक एनर्जी 3 by 2 kBT. kb को आई कैन राइट इट एज R by Na. ओके. एंड दिस एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये यहाँ पर एक्चुअली ये एनर्जी पर मॉलिक्यूल है. सो E by N काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली E by N. अगर आप पीछे जाके देखो तो मैंने ये चीज लिखवाई है कि इट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल E by N दैट इज इक्वल्स टू 3 by 2 ऑफ R by Na into T. kb जो होता है वो R by Na होता है. अब ये Na यहाँ पर चला जाएगा, सो इट विल बिकम E by N into Na equals to 3 by 2 RT. नाउ दिस N द मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N by Na. बट ये Na by N है तो यहाँ पर नीचे अपने आप स्मॉल n आ जाएगा. Na by N को मैंने स्मॉल n से रिप्लेस कर दिया है. नीचे n क्यों आया? क्योंकि n हमारा N by Na होता है और यहाँ पर हमारा Na by N है, इसलिए नीचे n आया. सो दिस इज नाउ माई एनर्जी पर मोल. एनर्जी पर मोल बोलो या काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोलो, एक ही बात है. ओके. So it is energy per mole और kinetic energy per mole that is equals to 3 by 2 of RT. आपके पास R है, आपके पास T, आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल मिल जाएगा 4986. अब
ये जो पार्ट है, अब आपको पर मोल नहीं चाहिए, आपको पर किलो मोल चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो 10⁻³ है ये किलो के फॉर्म में नीचे चला जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल्स टू 4986 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो मोल। यही तो यूनिट चाहिए मुझे। सो 4986 इंटू 10⁻³ विल गिव यू 4.986 इंटू 4.986 जूल पर किलो मोल। So this is what you got kinetic energy per kilomole का वैल्यू। समझ में आया? जूल पर किलोमोल में आपका आंसर आ गया। Yes. आपके टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है? 10⁻⁶ दिया है। 4.986 बोल दिया है मैं। Yes. 10⁻⁶ मैम दिया वो है। ऊपर 10⁻³ Yes, आएगा, 10⁻⁻³ 10⁻³ नहीं आएगा। एक मिनट रुको वेट। मैम वो 4.986 है। हाँ एक मिनट रुको। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है? 4.986 4.986 इंटू 10⁻⁶। मिस यूनिट जूल है उसका। एक मिनट रुक जाओ। They have given 4.986 into 10⁻⁶. 6। Yes. There is some power issue. एक minute. Just wait for a minute. Let me cross check it. क्योंकि कभी कभी आपके टेक्स्ट बुक में ना रॉन्ग आंसर देता है। So let me find out that. Okay, fine. Yo, everyone. यहाँ पे ध्यान दो। Okay, so what we are going to do, हम लोग ये जो 10⁻³ है ना, let me tell you what it is going on. यहाँ पे भी ठीक है। यो, so kinetic energy पर मोल जो हमको आंसर आया, it was 4986, right? But this is जूल पर मोल। ये जूल पर मोल में आ रहा है। हमको किस में चाहिए? जूल पर किलो मोल में चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल में चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, काइनेटिक एनर्जी पर मोल को अगर पर किलो मोल में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर यूनिट में मुझे किलो चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू, 4986 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अभी भी ये जूल पर मोल में ही पड़ा हुआ है। अब अगर मैं ये 10⁻³ को नीचे भेज दूं, सो दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी पर मोल से, अगर मैं ये 10⁻³ को नीचे भेज दूं तो अब ये पर किलो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 4986 10⁻³ ऊपर ही रहेगा और 10⁻³ 10⁻+3 बन के नीचे चला जाएगा। जो शुभम बोल रहा था कि मैम 10⁻³ को नीचे लेके जाना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज एक्चुअली योर 4986 इंटू 10⁻³। ये 10⁻³ नीचे चला गया, सो इट बिकेम 10⁻+3 एंड यहाँ पर 10⁻+3 एंड मोल बिकम्स किलो मोल। सो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल सिंपली, अगर आप यहाँ से पॉइंट आगे शिफ्ट करो तो इट बिकम्स 4.986 10⁻⁶ जूल पर किलो मोल। समझा क्या किया? क्लियर हुआ व्हाट आई डिड? Yes. मैम पॉइंट शिफ्टिंग का नहीं समझा। 10⁻³ को मैंने नीचे शिफ्ट किया सो दैट ये 10⁻+3 बन के नीचे चला जाए, क्योंकि मुझे जूल पर किलो मोल में आंसर चाहिए। आई वांट एनर्जी पर किलो मोल, मुझे पर किलो मोल में आंसर चाहिए। सो 10⁻³ को मैंने नीचे शिफ्ट किया तो वो 10⁻³ हो गया और 10⁻³ मेरा किलो होता है, तो आई गॉट द आंसर इन जूल पर किलो मोल। मतलब मुझे आंसर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल में मिल गया। सो इट इज 4986 इंटू 10⁻³। अब ये पॉइंट को अगर मैं 3 से पीछे शिफ्ट कर दूं, इफ आई शिफ्ट द पॉइंट बाय 3, so I'll get 4.986 into 10⁻⁶ joule per kilomole. Is it okay, everyone? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, समझा. सबको ये बात क्लियर हुआ? Yes. Yes. ठीक है, लिख के ले लो अगर आप लिख रहे हो तो. पीछे का लिखा था सबने? Yes, ma'am. यस मैम. ये लिख के ले लो फटाफट. We'll go ahead with the second part of that. Done, ma'am. सबका हो गया? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. Now you want to calculate kinetic energy per kilogram. Yes. इसमें मोलर मास जो है वो ग्राम में आएगा तो उसको कन्वर्ट करना मैम वो पड़ेगा. नंबर Of course करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास सब्स्टिट्यूट करने का. So simply आप क्या करो? What you can do is you can simply go ahead with converting it with. पहले तुम ग्राम्स में निकाल लो एंड देन कन्वर्जन कर दो. एक काम तुम वो कर सकते हो और दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि डायरेक्टली किलोग्राम्स के साथ चले जाओ. बोथ थिंग्स यू कैन डू. सो काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम या काइनेटिक एनर्जी, मुझे पहले ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकालने के लिए क्या करोगे? व्हाट यू विल थिंक अबाउट इट? मैम मुझे नंबर पर ऑफ ग्राम का मोल्स निकालना को गिवन मास बाय मोलर मास सब्स्टिट्यूट करने का एलएचएस में, और वो मोलर मास इधर आएगा तो आरएचएस में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. ओके. एनीथिंग एल्स एनीवन कैन ट्राई? काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मिलेगा और उसको बाद में कन्वर्ट करने का किलोग्राम में. दैट इज ओके, राइट? पहले काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकाल सकते हो और फिर उसके बाद पर किलोग्राम के साथ जा सकते हो. दैट्स वेरी ट्रू. खुशी है यहाँ पे? तू खुशी, खुशी, आर यू देयर? खुशी, आई एम टॉकिंग टू यू. यस मैम. कितनी बार आपको बोलना पड़ता है? नहीं उसके मिस, बाद मैंने अनम्यूट किया है लेकिन वो आवाज नहीं आ रही. ओके. क्या करेगी? थिंक अबाउट इट एंड आंसर. क्या कर सकती है? What you can do? 3/2 RT MO divided by MO. क्यों तो डिवाइडेड उसमें बाय लो क्यों किया? मिस मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन को अगर केजी में करना है तो 32 kg पर किलो मोल आ सकते हैं ना. ओके ठीक है. यो एवरीवन यहाँ पे ध्यान दो. एक मिनट रुको, मेरा कैमरा हैंग हुआ है. ठीक है. यो एवरीवन, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम निकालना है. ठीक है. हमको पता है कि 1 मोल ऑफ जो गैस होता है, जो 1 मोल ऑफ गैस होता है वो 32, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन सो इट इज 32 ग्राम्स. है ना? Yes. अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो, इफ यू लुक एट दिस, डोंट लुक एट दिस, लुक एट दिस. हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल लिया है. मतलब बार बार कैलकुलेशन क्यों करना है? हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला है, एक्चुअली पर किलो मोल भी निकाल लिया है. सो पर किलो मोल इज एक्चुअली योर काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम बोल सकते हो. Yes. पर इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? ये कन्वर्जन कैसे आएगा? ऐसे तो वैल्यू सेम आ जाएगी. तो क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी पर मोल दिया है. इस मोल को उस तरफ शिफ्ट कर देना है. सुनो अभी ध्यान से. काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमारा आया आंसर
4986 जूल पर मोल, ये आया था। Yes. Yes. पर मुझे पर ग्राम चाहिए, पहले मैं पर ग्राम में कन्वर्ट करती हूँ अपने आप को। लेट्स कन्वर्ट इट टू पर ग्राम। ओके, व्हेन आई कन्वर्ट इट टू पर ग्राम, एक मोल में मेरा कितना ग्राम्स होता है? एक मोल में कितना ग्राम्स होता है? 32 ग्राम। 32 grams. 32 ग्राम। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, पर मोल से पर ग्राम जाने के लिए ये जो भी वैल्यू है उसको 32 से डिवाइड कर दूंगी। Divide. Yes. Yes. 32. मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन जाने की जरूरत अब नहीं है, हमने ऊपर पर मोल में निकाल लिया है और मुझे पता है कि एक मोल जो होता है वो 32 ग्राम्स होता है और मुझे पर ग्राम चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि आपके पास बहुत सारे की वैल्यू दी है, आपको एक का निकालना है। आपको समझो बोल दिया कि पूरा पेन मैं 20 रुपए में लाया हूँ और वो पेन का अमाउंट जो है, वो पेन का अमाउंट जो है वो 10 है, तो मुझे एक पेन का प्राइस चाहिए, तो आप सिंपली क्या करते हो, 20 डिवाइड बाय 10, है ना। Yes. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक मोल का पूरा वैल्यू 32 ग्राम्स है, मुझे पर ग्राम चाहिए, तो मैं डिवाइड बाय 32 कर दूंगी। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. समझा? Yes. Yes. So when you divide it, you'll get the answer as how much 156. you'll get? 155. 155.8. 155.8 8. अब ये डिवीजन हो गया काइनेटिक एनर्जी पर Per ग्राम का, एंड दिस इज जूल पर ग्राम, gram पर मुझे जूल पर किलोग्राम चाहिए। सो into 10 काइनेटिक एनर्जी पर Into किलोग्राम, 10⁻³ ऊपर के वही पीछे वाला कंसेप्ट यूज करना है। Yes. 10⁻³ and 10⁻³ जूल पर ग्राम। So this becomes 155.8, 10⁻³ नीचे चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर ही पड़ा रहेगा, जूल पर जूल kg. पर 10⁻³ 10⁻+3 बन के नीचे चला जाएगा, so it will be 10 जूल पर किलोग्राम। That's all. Yes. ये Yes. सॉल्व हो गया। आपको इतना बड़ा मेथड फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है कि वापस आप पूरा कैलकुलेशन करते बैठो। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमने निकाल लिया, हमको पता है एक मोल 32 ग्राम होता है। अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मिल जाएगा। पर ग्राम मिलने के बाद मुझे किलो में कन्वर्ट करना है, मैंने 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ नीचे चला गया एंड आई गॉट द वैल्यू एज 155.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर किलोग्राम। सबको क्लियर हुआ क्या किया है? Yes, ma'am. There are different ways of solving a single sum, but the thing is टाइम कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर एक सोल्यूशन मेरे पास है तो क्यों ना मैं उसको यूटिलाइज करूं, दैट इज व्हाट आई मीन। राइट इट अवे, लिख के ले लो। Done, ma'am. डन। अभी द लास्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हमारे पास पर मोल है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। Yes. अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो तो आपको पर मॉलिक्यूल का आंसर आ जाएगा। कुछ समझे? 3/2 का लगेगा। 3/2 kb. क्या हुआ बेटा? 3/2 हम kb इसमें का डायरेक्ट मतलब लगा सकते हैं ना, E by जरूरत L नहीं है equals to 3/2 केबीटी के साथ KBT. जाने की, जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली मैं वही तो कह रही हूँ, इतना कैलकुलेशन करना ही क्यों है वापस से? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला, पर मोल का वैल्यू है ना, यू हैव काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो भी अमाउंट है उसको, आपको पर मॉलिक्यूल का वैल्यू आ जाएगा। क्यों जाना है पूरे कैलकुलेशन के साथ? मैं वही समझा रही हूँ अभी। मैंने यहाँ पे वही बोला कि मैं अगर मोल की वैल्यू से यहाँ पर डिवीजन कर दूं तो मुझे एक एक ग्राम का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक मोल 32 ग्राम्स होता है। तो अगर मैं 32 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एक ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही मॉलिक्यूल का भी है, ये पूरा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वैल्यू है ये। तो अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एक मॉलिक्यूल का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes, ma'am. Yes. I have value for kinetic energy per molecule, पर मोल की वैल्यू मतलब पर मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की वैल्यू मेरे पास है? 6.0. मतलब ये जो वैल्यू है 4986,
ये वैल्यू ये पूरे एटम की, ये पूरे मॉलिक्यूल की है। पर मैम मुझे पूरे मॉलिक्यूल की अब नहीं निकालना है, मुझे एक एक मॉलिक्यूल की निकालना है। अगर ये पूरे की है और मुझे एक का निकालना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, व्हाट वी गो फॉर डिवीजन, है ना। सो व्हाट आई कैन डू, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अगर ये पूरे का है तो एक का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 4986 को 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर दूंगी। Yes. I'll get the answer and that will be 827 into 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। Yes. कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. समझा? Yes. इस तरीके से आपको हर बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पर मोल का आ गया, मैं फिर से समझा रही हूँ मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया है। देखो आपको पर मोल का आ गया तो आप पर ग्राम और पर मॉलिक्यूल ये दोनों निकाल सकते हो। पर मोल मतलब पूरा का पूरा 32 ग्राम्स का डिस्कशन कर रहा है वो। पर मोल मतलब पूरा का पूरा 32 ग्राम्स का डिस्कशन कर रहा है। पर अगर मुझे पर ग्राम चाहिए, अगर पूरा 30 ये पूरा वैल्यू 32 ग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे 1 ग्राम का चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूंगी, सिर्फ 32 से डिवाइड कर दूंगी। कुछ समझ में आ रहा है? आपका बच्चों वाला जो कंसेप्ट होता है ना वही चल रहा है कि अगर सारे पेन का प्राइस 10 पेन का प्राइस 20 रुपीज है और मुझे एक एक पेन का प्राइस चाहिए तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, व्हाट आई गो फॉर 20/10 आई डिवाइड 20/10। तो ये पूरा 32 ग्राम्स का वैल्यू है और मुझे 1 ग्राम का वैल्यू चाहिए तो आई विल सिंपली डिवाइड दैट वैल्यू बाय 32। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। समझे? कुछ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. 32 ग्राम्स का ये Yes. प्राइस है, मुझे 1 ग्राम का चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे 10 पेन का 20 रुपीज प्राइस था तो मैंने क्या किया, 20 रुपीज को 10 से डिवाइड कर दिया। वैसे ही 32 ग्राम्स का टोटल वैल्यू ये है, मुझे 1 ग्राम का चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये जो टोटल वैल्यू है उसको 32 से डिवाइड कर दूंगी, मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी। और किलो के लिए कन्वर्शन के लिए मैंने आपको बताया 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ नीचे चला जाएगा, सो 10⁻³ ऊपर रह जाएगा, 10⁻³ नीचे जाके 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट विल बिकम किलो। सेम विथ पर मॉलिक्यूल, एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब ये पूरा वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है। अगर मुझे 1 का चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूंगी, मुझे एक एक मॉलिक्यूल की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, आर यू ma'am. पीपल क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. क्या वापस समझाओ? Yes, ma'am. सुनो, सम देखो, वापस समझो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हर बार पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, मैं वापस पूरा सम समझाती हूँ मैंने क्या किया है और व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इट। हम लोगों को उसने कुछ वैल्यूज दिए, हमको उसने ऑक्सीजन का मास दिया है 32 ग्राम्स, उसने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, उसने हमको एवोगैड्रो का नंबर दिया है, आर की वैल्यू दी है, वो हमको बोल रहा है पहले काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल निकाल के दो, फिर उसने क्वेश्चन सेकंड किया कि काइनेटिक एनर्जी पर केजी निकाल के दो, और फिर क्वेश्चन दिया कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाल के दो। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल के साथ जा रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 3/2 kBT, वो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज 3/2 kBT, ये जो फॉर्मूला है ये पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। सो now if you can write it as kinetic energy per n is equals to 3/2 kBT, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी पर n is equals to 3/2 kBT। अभी kb क्या होता है, r/na होता है, r/na into t। अब ये na को यहाँ पे भेज दो, सो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी into na/n is equals to 3/2 RT। na/n मेरा होता है, सॉरी n/na हमारा होता है स्मॉल n, सो na/n हो जाएगा, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में n आ जाएगा स्मॉल n, सो इट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसका वैल्यू आपका होता है 3/2 RT। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल का वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी पर मोल जब आप यहाँ पे R और T सब्स्टिट्यूट करोगे आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल मिल जाएगा 4986।
इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. इट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब जूल पर मोल का आंसर आ गया। अब मुझे पर मोल से पर किलो मोल में जाना है, उसने किलो मोल का कन्वर्जन बोला है करने के लिए। तो पर किलो मोल जाने के लिए क्या करोगे, ये 4986 को 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो 10⁻³ है, ये जो है ये नीचे चला जाएगा और ये नीचे जाकर बन जाएगा 10⁻³ नीचे जाके बन जाएगा 10⁻³। अब इस 10⁻³ को k के फॉर्म में लिख दो। सो यू विल गेट द आंसर एज 4986 into 10⁻³ जूल पर किलोमोल, या फिर यहाँ पर पॉइंट आगे शिफ्ट कर कर आप इसको 4.986 into 10⁻6 जूल पर किलोमोल भी लिख सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes. पहला पार्ट सबको क्लियर है? पहले हमने पर मोल निकाला, फिर हम पर किलोमोल निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? Yes. हाँ या ना? Yes. अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है, पर मोल का वैल्यू है, ये मेरे पास पर मोल का वैल्यू है, मतलब एक पूरे मोल का वैल्यू है। एक मोल के अंदर, एक मोल का अगर आपको बोला गया, एक कटोरी आपको दी गई है जिसमें 1 मोल रखा है, तो 1 मोल रखा है मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम्स है, वो 32 ग्राम। उसकी वैल्यू 32 ग्राम्स है। समझ रहे हो? समझा मैंने क्या कहा? अगर आपको एक कटोरी में बोला कि 1 मोल आपको दिया गया है, तो 1 मोल ये दिया गया है मतलब ग्राम्स में आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो 32 ग्राम्स है। समझ रहे हो? समझा मैंने क्या कहा? हाँ या ना? बोलो। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 1 मोल इज 32 ग्राम्स। ये बेसिक कंसेप्ट है कि 1 मोल जो होता है वो ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होता है। अगर आपको किसी ने पर मोल का वैल्यू दिया है, मतलब ये 4986 जो है ये 32 ग्राम्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये 32 ग्राम्स का वैल्यू दिया हुआ है। पर मोल का वैल्यू दिया है मतलब ये 32 ग्राम्स का दिया है। अगर 32 ग्राम्स का दिया है और मैं बोल रही हूँ कि ये पूरा 32 ग्राम्स का वैल्यू है, 1 ग्राम का वैल्यू निकालना है हमको पर ग्राम का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे? सिंपली डिवाइड बाय 32। तो वही किया है मैंने कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पर ग्राम का वैल्यू निकाल लिया। सो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम इज मोल, ये पूरा 32 ग्राम्स का है, 1 ग्राम का चाहिए तो मैंने 32 से डिवाइड कर दिया। सो आई गॉट 155.8 जूल पर ग्राम। बट क्वेश्चन में उसने क्या फाइंड करने बोला है? क्वेश्चन में उसने क्या फाइंड करने बोला है? जूल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम। और अभी मैंने किलो का कन्वर्जन बताया कैसे करना है। 10⁻3 10⁻³ 10⁻³ नीचे बन जाएगा 10⁻3। सो इट इज 155.8 into 10⁻3 जूल पर किलोग्राम। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes. अब क्लियर हुआ? Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पर मॉलिक्यूल निकाल के दे दो। गिव मी द वैल्यू ऑफ पर मॉलिक्यूल। सो पर मॉलिक्यूल अभी मैंने बोला कि ग्राम्स के टर्म में वो वैल्यू 32 ग्राम्स के लिए थी, तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 मतलब ये 4986 जो है ये 6.022 into 10⁻23 के लिए है। अगर मुझे एक एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो मैं सिंपली 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर दूंगी। इज इट ओके? Yes. So you got kinetic energy per molecule as this much value. Is everyone fine with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख के ले लो फटाफट। लिख के लिया है ये? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सबने लिख के लिया? Yes, ma'am. जो लोग भी स्मार्टनेस करके लीव कर रहे हैं ना, उनको मैं ना जब होमवर्क चेक करूंगी तब बताऊंगी अच्छे से। ये लिख के ले लिया सबने लिख के ले लिया? Yes. ठीक है, let's go ahead with 2 more sums and then I'll stop the meeting. 2 सम और करेंगे फिर मीटिंग लीव करेंगे, so that we can complete all the types of sums. कोई भी एक स्टीफन का सम्स रीड करो। कोई भी सम करो रीड। A small blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius
At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degrees Celsius? Okay. So radius they have given us. 2.5 centimeters. Radius they have given. कौन सा क्वेश्चन है ये अक्षय? क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24. ठीक है, वो बोल रहा है रेडियस जो है गिवन में, रेडियस उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर्स दिया है, ठीक है, they have given the radius as 2.5 centimeters, that is 0.025 meters. टेम्परेचर उन्होंने दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करोगे तो इट इज 373 केल्विन, Kelvin. ठीक है. एंड दे आर सेइंग कि व्हाट दे आर सेइंग टेम्परेचर T2 उन्होंने कितना दिया है? 110 डिग्री सेल्सियस. 110 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 383 केल्विन. 383 केल्विन. Yes. वो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी गिवन सो दैट जो एनर्जी लॉस है वो मेंटेन हो सके. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? Yes. Yes. सो हम ये निकाल लेते हैं कि कितना इंटेंसिटी देना है, वो तो हमारा नॉर्मली कैसे निकलेगा, हाउ इट विल गो फॉर. हमको पता है कि E is equals to what is the value, how will you go for? एनर्जी अपन टाइम में होगा ना. क्या हुआ? R equals to sigma into T1 minus T2 raised to 4. R is equals to sigma into E, but it is a normal body, it is not a black body. So you have Black to body introduce है. the E. Treat Black body. there as black body. Black Yes. body लिया है, ठीक है. Yes. So R is Sigma equals to into sigma T1 raised to into 4 minus T2 raised to 4. E into 4. E raised to T1 raised to 4 Minus T not raised minus to 4. T2 raised to 4. Yes. ठीक है. Yes. So R हमको पता है कि R is Q by 80. Writing. Q by 80. A उधर शिफ्ट हो जाएगा, Q by T मिल जाएगा. Writing. ठीक है, rated as small t. Okay, now what you can go for? मींस A उधर शिफ्ट हो जाएगा तो Q by T मिल जाएगा टोटल एनर्जी. So Q by T is your emissive condition. So A into sigma into T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. अभी A उसने sphere बोला है. Sphere का area is what? 4 pi r square. 4 pi r square. Sigma into T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. Raised to 4. और Yes. Q by T is actually your E. E. रेट एनर्जी. यस. आपके पास R है, आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, आपके पास T1 है, जो बड़ा है वो आगे रखो, जो छोटा है उसको पीछे रखो एंड गेट द वैल्यू फॉर द E. इतना अमाउंट अगर आप सप्लाई करते रहोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा. लिख के ले लो. इसमें R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर्स का. होमवर्क फॉर यू, ऑल द सम्स फॉर 5 टाइम्स. नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस सेशन में सारे के सारे सम 5 बार चेक करूंगी मैं. सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट. और जिनका प्रैक्टिस सेशन हो गया है वापस रिपीट ही होने वाला है. सो प्रैक्टिस सेशन में ऑल द सम्स फॉर 5 टाइम्स. सम्स करके नहीं आओगे ना, वही सम 5 का 10 बार करवाऊंगी. एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई वर्ड्स. सो मेक इट क्लियर कि अगर आप नहीं करके आ रहे हो तो नेक्स्ट टाइम 10 बार करने के लिए तैयार रहो. You have to practice each and every sum, और हर सम का कैलकुलेशन रिपीट होना चाहिए. डायरेक्ट आंसर लिख दिया वैसा नहीं चाहिए मुझे. हो गया? Yes. Let's go ahead with the last sum of your chapter. Last type of sum of your chapter. That is Wayne's displacement law. Based on Wayne's displacement law. Read question number 23. Find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at lambda max is equals to 700 nanometer visible. Lambda max is 700 nanometer. Nano का मतलब होता है 10 raised to minus 9. -9 meter. टेम्परेचर निकालने बोल रहा है वो. Yes. So हमको फॉर्मूला पता है, lambda max is equals to B by T. T by T. T by T. T यहाँ आ जाएगा, lambda max नीचे चला जाएगा. So T is equals to B by lambda max. By lambda max. B की वैल्यू आपको पता है. It is 2.879 1897 into 10 raised to 897 minus into 10 into 10 raised raised to minus 3. और
और लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको पता है 700 इंटू 10⁻⁹ Yes. सो आपको यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी इन केल्विन। समझे? Yes. 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 इज एवरीवन क्लियर टिल दिस मच? सारे सम्स जितने समझाए सबको समझ में आया? आई हैव कवर्ड Yes, ऑल ma'am. द टाइप्स ऑफ सम्स, जितने भी टाइप है मैंने सारे कवर किए हैं। सो अगर स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट है सॉल्व करते वक्त तो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। नो इश्यू विद द नो इश्यू इन आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं तो आप मुझे पूछ नहीं सकते। यू कैन आस्क मी इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द सम्स। अदरवाइज यू हैव टू डू ऑल द सम्स फॉर 5 टाइम्स। सारे सम्स 5 टाइम्स प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है आपको। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है। So we'll stop it here. Your kinetic theory of gases is over. Next time we'll start with rotational dynamics. That is chapter number 1. Yes, Bye ma'am. everyone. Take care. माधुरी मैम लेक्चर एंड कर दो।